हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू अ वीडियो ट्यूटोरियल। और बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अबाउट सुपर क्लास टेट्रापोडा। अब तक हमने पढ़ लिया है अबाउट सुपर क्लास पाइशीज़। तो डिवीजन नेथोस्टोमेटा में दो अलग अलग सुपर क्लास हमने पढ़े थे कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ फिन्स, कि जिन एनिमल्स के पास फिन्स हैं उनको हमने सुपर क्लास पाइशीज़ के अंदर क्लासीफाई कर दिया, और जिनके पास लिम्स है उनको हमने सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर क्लासीफाई कर दिया। इस सुपर क्लास में हम चार अलग अलग क्लासेस पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे क्लास एम्फीबिया के बारे में, फिर क्लास रेप्टिलिया के बारे में, क्लास एव्स एंड क्लास मेमेलिया। तो ये चारों क्लासेस अभी हमें पढ़नी बाकी है अंडर द क्लास सुपर क्लास टेट्रापोडा। तो सुपर क्लास टेट्रापोडा के कुछ फीचर्स हैं, एक दो फीचर मैं पहले बता देता हूँ आपको, फिर एक क्लासिफिकेशन बता देता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एनिमल्स को कैसे क्लासीफाई किए हैं, और फिर मैं शुरू करूँगा क्लास एम्फीबिया। तो अगर मैं शुरू करूं अबाउट सुपर क्लास टेट्रापोडा, तो बच्चों देखो, टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा वर्ड का मतलब होता है 4, और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजिस से पोडा आया है। तो लेग्स, या फिर मैं सिंपली अपेंडेजिस की बात करूं, अगर मैं अपेंडेजिस की बात करूं, उसका मतलब पोडा स्टैंड फॉर अपेंडेजिस और टेट्रा स्टैंड फॉर 4। तो टेट्रापोडा वो एनिमल होते हैं जिनके पास टू पेयर्स ऑफ अपेंडेजिस होते हैं। टेट्रापोडा में वो एनिमल रखे गए हैं जिनके पास टू पेयर्स ऑफ अपेंडेजिस होते हैं। एक पेयर को बोलते हैं फोर लिम्ब और दूसरे पेयर को बोलते हैं हाइंड लिम्ब। अब हम ऐसा भी पढ़ेंगे कि जो सबसे प्रीमेटिव टेट्रापोड्स थे, जो सबसे प्रीमेटिव एम्फीबियन हम पढ़ेंगे, उनके पास लिम्स वगैरह नहीं थे। और टेट्रापोड में हम स्नेक्स भी पढ़ेंगे जिनके पास लिम्स वगैरह नहीं है, पर उनके जो एंसेस्टर है या रिलेटेड जो एनिमल है, क्योंकि उनके पास लिम्स थे इसलिए उनको टेट्रापोडा में रखा गया है। क्या सारे टेट्रापोड के पास लिम्स होते हैं? आंसर इज नो। तो सर उनको टेट्रापोडा में क्यों रखा गया है? क्योंकि उनके जो रिलेटेड एनिमल्स हैं वो लिम्स वाले हैं। तो ऐसा माना जाता है वो ऐसे एनिमल से इवोल्व हुए हैं जिनके पास लिम्स थे। पहला केस, ये तो केस हम स्नेक्स में पढ़ेंगे। दूसरा केस हम पढ़ेंगे जब हम प्रीमेटिव एम्फीबियन को पढ़ेंगे, आई मीन टू से सिसिलियन इक्थियोफिस, ब्लाइंड वर्म पढ़ाऊंगा मैं आपको, कि भाई सबसे प्रीमेटिव एम्फीबियन से लिम्बलेस एम्फीबियन, इन्हीं से आगे लिम्स वाले पार्ट शुरू हुए हैं। तो टेट्रापोड इन जनरल हैव टू पेयर ऑफ अपेंडेजेस, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब, और इनकी लेंथ भी वेरी कर सकती है और सेम भी हो सकते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर हमारे लेग ज़्यादा लंबे होते हैं हैंड से, तो हमारे हैंड लिम्ब इज़ लॉन्गर देन फोर लिम्ब। कुछ टेट्रापोड में पढ़ेंगे सेम साइज़ के होते हैं, कुछ में होते ही नहीं हैं। तो फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब सेम साइज़ के भी हो सकते हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं। फोर लिम्ब में जनरली फिंगर्स होते हैं और हाइंड लिम्ब में जनरली टोज होते हैं, उनके लिए भी वर्ड फिंगर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो पहला करेक्टर टेट्रापोडा का है कि इनके पास टू पेयर ऑफ अपेंडेजेस होते हैं। दूसरा करेक्टर आप याद रखेंगे, जो बॉडी होता है इनका, that is well adapted, body is well adapted for air exposure, क्योंकि हमने नेथोस्टोमेटा में अब तक जितने भी एनिमल पढ़े हैं बेटा, सारे ही वाटर वाले थे। अब टेट्रापोड्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं, बॉडी अडेप्ट कर लेता है एयर एक्सपोजर को। देन जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, इनके अंदर उनके पास लंग्स होते हैं, उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन या एरियल रेस्पिरेशन। लंग्स फॉर टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन। और ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं अभी आपको बस इतना बता रहा हूँ कि टेट्रापोड के अंदर जो सेंसी ऑर्गन होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। सेंसी ऑर्गन वेल डेवलप्ड। आगे आगे जैसे जैसे हम टेट्रापोड पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग ये सीखते जाएंगे कि किस टेट्रापोड के अंदर कौन सा करेक्टर डेवलप है। सारे टेट्रापोड लंग से नहीं रेस्पायर करते हैं, कुछ टेट्रापोड अभी भी कंप्लीटली वाटर वाले एक्वेटिक ही मिलेंगे। तो ये तो जनरल फीचर्स मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अब अगर टेट्रापोड का कौन सा करेक्टर पूछा जाता है, टेट्रापोड नाम क्यों दिया गया था, तो आप आंसर करेंगे फोर अपेंडेजेस की वजह से। एम्फीबियंस में चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। एम्फीबियन शुरू करने से पहले मैं एक आपको क्लासिफिकेशन और बताना चाहूँगा। एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एम्ब्रियो के बाहर, डेवलपिंग एम्ब्रियो के बाहर कुछ मेम्ब्रेन्स स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती हैं, उनको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो जब आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ोगे तो उनके बारे में काफ़ी डिटेल पढ़ेंगे
एमनियोन, कोरियोन, यॉर्क एंड एलेंटॉइस। तो 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं। व्हाट आर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन? दीज आर द मेम्ब्रेन्स स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड दे आर प्रेजेंट आउटसाइड एम्ब्रियो, दैट्स व्हाई एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। द मेजर वन आर एलेंटॉइस, द मेजर वन आर एलेंटॉइस, यॉर्क सैक, कोरियोन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सबसे पहले डेवलप होती है उसका नाम होता है एमनियोन। तो बच्चों अगर आपसे कभी कोई पूछे एम्ब्रियो के बाहर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कितनी लेयर होती है तो आप 4 का नाम देंगे। इनके अलग अलग फंक्शन जो क्लास 12th में पढ़ने हैं। अब इस एमनियोन के बिहाफ पर आपने एनिमल्स को क्लासीफाई किया है या टेट्रापोड्स को क्लासीफाई किया है कि आइदर उनके पास एमनियोन है या नहीं है। तो 2 तरह के एनिमल आप पढ़ोगे। वन वुड बी जिनके पास एमनियोन नहीं होती है, दे आर रेफर्ड एज टू एनएमनियोट्स, एनएमनियोट्स, और जिनके पास एमनियोन होती है उनको बोलते हैं एमनियोट्स। ये आगे चल के कई सारी जगह कंसेप्ट यूज़ होंगे। अब मैं आपको बता दूं किसके पास एमनियोन होती है। सबसे पहले एमनियोट्स जो बने थे वो थे रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स एमनियोट्स होते हैं, एव्स एमनियोट्स होते हैं और मैमल्स एमनियोट्स होते हैं। तो आप सिंपल याद रख लेना राम के बारे में, राम इज़ एमनियोट्स। बाकी जो एम्फीबियन बच गए, अगर मैं एम्फीबियंस की बात करूं उनके पास एमनियोन नहीं होती, वो एन एमनियोट्स हैं। और फिशेज़ के पास भी एमनियोन नहीं होती, फिशेज़ के पास नॉर्मली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती ही नहीं है। तो अगर एमनियोट्स और एनएमनियोट्स के एग्जांपल याद रखेंगे, एमनियोट्स आर रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, और एनएमनियोट्स फॉर फिशेज़, और यहाँ पर एम्फीबियंस। एक तो ये क्लासिफिकेशन याद रखेंगे। दूसरा और आप ये याद रख लेना बच्चों कि जितने भी एमनियोट्स होते हैं उनके पास आगे चल के जो किडनी आ जाएगी, किडनी होती है इनकी मेटानेफ्रिक। इनकी किडनी कैसी होती है? मोस्ट डेवलप्ड, जिसको हम बोलेंगे मेटानेफ्रिक। और जो एन एमनियोट्स होते हैं इनकी किडनी होती है मीजोनेफ्रिक। तो मैंने आपको पढ़ाया भी है कि भाई फिशेज़ के अंदर मीजोनेफ्रिक किडनी, और अभी मैं एम्फीबियन के अंदर भी मीजोनेफ्रिक किडनी बताऊंगा। एक तो ये केस याद रख लेंगे कि राम की किडनी कैसी है? मेटानेफ्रिक है। साथ में जब क्रेनियल नर्व्स का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो क्रेनियल नर्व्स भी याद रख लेना बेटा आप लोग कि भाई एमनियोट्स के पास 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होते हैं और एन एमनियोट्स के पास 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होते हैं। तो ये 2 बहुत ही बेसिक से कंसेप्ट और काफ़ी काम आने वाले कंसेप्ट हैं। आगे चल के हम पढ़ते चले जाएंगे 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। तो ये तो एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन हो गया था अबाउट सुपर क्लास टेट्रापोडा। अब हमें पढ़नी है 4 क्लासेस। ये अपने एनसीईआरटी में है ही नहीं, मैं बता दूं आपको। एनसीईआरटी वाला पार्ट मैं अब शुरू करने वाला हूँ। तो अब हम शुरू करने वाले हैं क्लास एम्फीबिया के बारे में। एम्फी मतलब होता है डुअल और बायोस मतलब होता है लिविंग। ये ऐसे एनिमल है जिनका डुअल मोड ऑफ लिविंग होता है, दोहरी जिंदगी जीते हैं। मैं अभी ये शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट क्लास ऑफ सुपर क्लास टेट्रापोडा वुड बी क्लास एम्फीबिया। Amphibians are those animals which are having a dual mode of living. Some part of their life is spent in water and some part of their life is spent outside water, that is terrestrial or land. तो अगर मैं वर्टिब्रेट्स में बात करूं, अब तक जितने भी वर्टिब्रेट्स पढ़े हैं वो प्योरली एक्वेटिक ही पढ़ते आए हैं आप लोग। अब तक जो वर्टिब्रेट्स आप लोग पढ़ते आए हैं वो एक्वेटिक पढ़ते आए हैं। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इवोल्यूशन ये सबसे पहले वर्टिब्रेट थे जिन्होंने लैंड के ऊपर विजिट करना शुरू किया था। So students, let us start our first class of super class tetrapoda, that is class amphibia. Let us start class amphibia। और इस लेक्चर में मैं आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एम्फीबिया बता दूंगा और अगले लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया या 3 ऑर्डर ऑफ एम्फीबिया को डिस्कस कर लेंगे। तो एम्फीबियंस कौन होते हैं? एम्फी जो वर्ड है इसका मतलब होता है डुअल, और जो बिया वर्ड आया है वो आया है बायोस से, और बायोस का मतलब होता है लिविंग। सो दीज आर द एनिमल विच आर हैविंग अ डुअल मोड ऑफ लिविंग। दे आर हैविंग अ डुअल मोड ऑफ लिविंग। अब सर इस डुअल मोड ऑफ लिविंग का मतलब क्या हुआ? डुअल मोड ऑफ लिविंग का मतलब ये हुआ बेटा कि कुछ पार्ट उनकी लाइफ का वाटर में स्पेंड होता है और कुछ पार्ट उनकी लाइफ का आउटसाइड वाटर या टेरेस्ट्रियल होता है। तो सम पार्ट ऑफ लाइफ कुड बी एक्वेटिक एंड सम पार्ट ऑफ लाइफ कुड बी टेरेस्ट्रियल। क्या हर एक एम्फीबियन में ऐसा होता है? आंसर इज नो। मैं कुछ ऐसे एम्फीबियंस बता दूंगा आपको जो कंप्लीटली एक्वेटिक होते हैं, पर ऐसा कोई भी एम्फीबियन नहीं होगा जो कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल होगा।
तो एम्फीबियन ज़्यादा वक्त तक पानी से दूर नहीं रह सकते। इसका भी एक रीज़न पढ़ेंगे, मोड ऑफ रेस्पिरेशन ऐसा होता है क्योंकि उनके पास डुअल मोड ऑफ लिविंग होता है, इसलिए उनको बोलते हैं बेटा एम्फीबियंस। दीज आर द फर्स्ट कोल्ड ब्लडेड एनिमल टू रीच लैंड। टेरेस्ट्रियल है, फर्स्ट कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ये सबसे पहले कोल्ड ब्लडेड कौन से होते हैं? जो अपना बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स टू रीच लैंड। अगर ये सवाल पूछा जाता है तो आप सिंपली आंसर कर देंगे एम्फीबियंस। ठीक है बेटा। एक्वेटिक की अगर बात करें, एक्वेटिक में याद रखना कि वो परमानेंटली पानी में नहीं रह सकते हैं, पानी के ऊपर डिपेंड करते हैं। जनरली वो ना तो परमानेंटली पानी में रह सकते हैं और ना परमानेंटली पानी के बाहर रह सकते हैं। मैं ये बताऊंगा, दे कैन नॉट लीव आउटसाइड वाटर फॉर परमानेंटली। ऐसा क्यों है? क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए उनको पानी में जाना ही होगा। रिप्रोडक्शन के लिए इन एनिमल्स को पानी में जाना ही होगा। दे डिपेंड अपॉन वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन। दे डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोड्यूस करने के लिए एम्फीबियंस को पानी में जाना ही होता है, वो हमेशा लैंड पर नहीं रह सकते हैं। हाँ, उनके अंदर कैपेबिलिटी आ गई थी कि वो लैंड के ऊपर रहे। अच्छा सर, रिप्रोडक्शन के लिए पानी में क्यों जाना होता है? देखो, एम्फीबियंस के जो एग होते हैं उनके ऊपर ना कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती है। आपने बर्ड का एग देखो, मुर्गी का अंडा देखा होगा, उसके ऊपर शेल होती है, तो वो इवापोरेशन को रोक सकता है। इनके एग के ऊपर कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती है टू चेक इवापोरेशन। ये भी लिख लेता हूँ, देयर एग्स डू नॉट हैव any protective covering to check evaporation। तो अगर वो पानी में नहीं जाएंगे, लैंड के ऊपर एग ले करना शुरू कर देंगे तो वाटर लॉस हो जाएगा और एग वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। डेसिकेशन ऑफ एग हो जाता है, इसको बोलते हैं बेटा। तो बेटा ये नॉर्मल से आपके क्या नाम है फीचर्स हो गए। एम्फीबियंस के बारे में हमने एक जिक्र किया था जब हमने ना कोर डेटा पढ़ना शुरू किया था, और आपको बताया था कि भाई तकरीबन 3% ही आउट ऑफ डेट ऑल एनिमल, मोस्ट ऑफ द एनिमल आर नॉन कोऑर्डिनेट, और जो 3 to 5% कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा होते हैं आपके फिशेज़, और जो सबसे कम होते हैं वो होते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में तकरीबन 3000 स्पीशीज़ होती है। एम्फीबियंस दे ओनली मेक अप अबाउट 3000 स्पीशीज़ ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि भाई सबसे कम स्पीशीज़ किस में होती है अमंग ऑल द लिविंग स्पीशीज़ ऑफ वर्टिब्रेट, मिनिमम नंबर किसका होता है? आंसर इज एम्फीबियन। अब एम्फीबियन के हम ना जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ने शुरू कर देते हैं, जो अपने आज का लेक्चर का टाइटल है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एम्फीबियंस। जनरल फीचर्स। आई होप आपने अब तक पाइशीज तक के सारे असाइनमेंट वगैरह सॉल्व कर लिए होंगे। जो असाइनमेंट में भेज रहा हूँ उसके साथ साथ आप कोई साइड बुक भी रेफ़र कर रहे हो तो अच्छा है। हम शुरू करेंगे बेटा इनके जनरल फीचर्स। देखो, मैं हैबिटेट वगैरह के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, मैंने वो डिस्कस कर लिया है। पहला फीचर पढ़ते हैं, अबाउट देयर बॉडी डिवीजन। एम्फीबियन जो होते हैं उनका बॉडी डिवीजन होता है हेड, ट्रंक एंड टेल। टेल कुछ में प्रेजेंट हो सकती है, कुछ में एब्सेंट हो सकती है, हम क्लासिफिकेशन में पढ़ लेंगे। तो पहले ही पढ़ लेते हैं बॉडी डिवीजन। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। हेड एंड ट्रंक इज देयर, टेल माइट बी प्रेजेंट इन फ्यू, टेल माइट बी प्रेजेंट। जो यूरेडेला पढ़ेंगे हम ऑर्डर, उसमें टेल एम्फीबियन पढ़ेंगे, माइट बी प्रेजेंट और एब्सेंट, प्रेजेंट और एब्सेंट इन फ्यू। भाई फ्रॉग वगैरह में तो टेल नहीं होती है। एम्फीबियन के बारे में जब भी हम सुनते हैं तो सबसे पहले तो दिमाग में फ्रॉग ही आता है, तो फ्रॉग में टेल नहीं होती है। तो किसके पास प्रेजेंट होती है? टेल माइट बी प्रेजेंट इन फ्यू और इट कुड बी एब्सेंट, राइट। टेल्ड वाले कौन से होंगे मैं ये लिख देता हूँ किसके पास प्रेजेंट है। एक आगे ऑर्डर पढ़ेंगे हम,
कॉर्डेटा, कॉर्डेटा कॉडा वर्ड बताया था टेल के लिए होता है, या यूरोडेला। सैलामेंडर वगैरह इसी में पढ़ेंगे, प्रोटियस, नक्टुरस, एम्बिस्टोमा, एम्फीयूमा, ये सब इसी में पढ़ते चले जाएंगे हम बेटा आगे जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा। तो भाई टेल्ड एम्फीबियन कौन से होते हैं, यहाँ से ये पता चला कॉर्डेटा। नॉर्मली बॉडी के डिवीजन हेड और ट्रंक होते हैं, टेल प्रेजेंट भी हो सकती है, अदरवाइज वो एब्सेंट होते हैं। किसके पास टेल नहीं होती, आंसर वुड बी फ्रॉग। ठीक है, एक अच्छी चीज़ याद रखने के लिए यहाँ पर यह है कि उनके बॉडी डिवीजन में नेक नहीं होता है, नेक इज़ एब्सेंट, नेक इज़ एब्सेंट इन केस ऑफ एम्फीबियन। तो पहला स्टेटमेंट, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, अ नेक इज एब्सेंट, टेल माइट बी प्रेजेंट इन फ्यू और इट इज कंप्लीटली एब्सेंट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम फीचर पढ़ने वाले हैं अबाउट द स्किन। अगर स्किन की बात करें तो बच्चों इनका जो स्किन होता है वो मॉइस्ट होता है। मैं बताऊंगा मॉइस्ट क्यों है, वो स्मूथ होता है। तो हम दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे कि भाई स्किन मॉइस्ट क्यों है और स्मूथ क्यों है। मॉइस्ट इसलिए होता है क्योंकि उसके पास होते हैं न्यूमेरस म्यूकस ग्लैंड। उनका जो स्किन होता है उसके ऊपर खूब सारे म्यूकस ग्लैंड होते हैं जो मॉइस्चराइजर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो व्हाई द स्किन इज मॉइस्ट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूमेरस म्यूकस ग्लैंड, न्यूमेरस म्यूकस ग्लैंड। इन म्यूकस ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखो आगे हम पढ़ने वाले हैं कि एम्फीबियंस के पास एक मोड ऑफ ब्रीदिंग, मोड ऑफ रेस्पिरेशन हमेशा काम करता है, वो स्किन वाला है। और स्किन तभी मोड ऑफ ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन की तरह काम करेगा, स्किन तभी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन की तरह काम करेगा अगर वो मॉइस्ट होगा। चलो सर ये समझ में आ गया। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न दीज एनिमल कैन रेस्पायर बाय स्किन। दिस इज़ one of the reason they can respire by skin। कौन सा रेस्पिरेशन होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं उसको। ठीक है, तो पहले तो स्किन बता दिया मॉइस्ट क्यों होता है, फिर हम पढ़ते हैं स्मूथ क्यों होता है। स्केल्स आर यूजुअली एब्सेंट, स्केल्स आर एब्सेंट। एनसीईआरटी भी बताता है आपको इनके पास स्केल्स नहीं होते हैं। आप भी यही याद रखेंगे स्केल्स नहीं होते हैं, पर अगर स्केल्स होंगे तो कैसे होंगे ये मैं बता देता हूँ। इफ़ स्केल इज प्रेजेंट दे आर हिडन बीनीथ द स्किन। स्किन अभी भी मॉइस्ट होगा, स्किन अभी भी आपका जो है वो स्मूथ ही होगा। अगर स्केल्स प्रेजेंट भी है तो वो स्किन के नीचे हैं। तो मैं ये भी मेंशन कर देता हूँ, बट इफ प्रेजेंट दे आर hidden beneath the skin, but if present they are hidden beneath the skin। अब ऐसे कौन से एनिमल होते हैं, कौन से एम्फीबियन होते हैं जिनकी स्किन के नीचे स्केल्स है। क्लासिकल एग्जाम्पल इज इक्थियोफिस, उनको हम सिसेलियन भी कहते हैं, लिम्बलेस एम्फीबियन कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लेंगे, एग्जाम्पल इज सिसेलियंस और लिम्बलेस एम्फीबियन। तो बेटा अभी दो करेक्टर हमने पढ़े हैं। पहला करेक्टर जो था वो था इनका बॉडी डिवीजन्स के बारे में, कि बॉडी के जो डिवीजन होते हैं वो हेड एंड ट्रंक वाला है, नेक नहीं होती है, टेल एब्सेंट और प्रेजेंट रहती है। और दूसरा हो गया उनकी स्किन के बारे में, कि उनका स्किन मॉइस्ट होता है, उसके ऊपर म्यूकस ग्लैंड होते हैं, स्केल्स एब्सेंट होते हैं। म्यूकस ग्लैंड की वजह से वो स्किन से भी रेस्पायर कर सकते हैं। स्केल्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे, अगर स्केल्स प्रेजेंट हुए तो बीनीथ द स्किन होंगे, जो अकेला एग्जांपल पढ़ेंगे सिसेलियन का। इनके पास लिम्स भी नहीं होते तो इनको लिम्बलेस एम्फीबियन कह देते हैं। तो पहला पढ़ लिया हमने एग्जांपल बॉडी डिवीजन का, दूसरा एग्जांपल पढ़ लिया स्किन का, तीसरा पढ़ते हैं पेयर्ड अपेंडेजेस का। एम्फीबियन के पास फिन नहीं होते हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस होंगे तो कैसे होंगे, तो टेट्रापोड है, इनके पास क्या होने चाहिए, लिम्स। तो पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट, अनपेयर्ड फिन हो सकते हैं। अपेंडेजेस जो होंगे वो 2 पेयर ऑफ लिम्ब होंगे और वो मेनली लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ सिसेलियन। इनको हम लिम्बलेस एम्फीबियन पढ़ रहे हैं। तो पढ़ लेते हैं अबाउट देयर अपेंडेजेस। सो पेयर्ड अपेंडेजेस ना लिख के मैं फिन लिख देता हूँ यहाँ पर। पेयर्ड फिन आर एब्सेंट
अनपेयर्ड फिन अभी मैं बताऊंगा कहाँ पे कॉर्डल फिन होता है, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल में मैं डिस्कस करूंगा कॉर्डल फिन के बारे में। अनपेयर्ड फिन मे बी प्रेजेंट। इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है 2 पेयर ऑफ लिम्स। दे हैव पेयर्ड अपेंडेजेस में क्या होगा इनके पास 2 पेयर ऑफ लिम्स आर मेंट फॉर लोकोमोशन। दे आर मेंट फॉर लोकोमोशन। ये उन्हीं के पास है जिनके पास लिम्स हैं। हम लिम्बलेस एम्फीबियन भी पढ़ेंगे और लिम्बलेस एम्फीबियन का एग्जाम्पल अपनी एनसीईआरटी में भी मिलेगा। तो अभी हम जनरली पढ़ लेते हैं। दे आर हैविंग 2 पेयर ऑफ लिम्स, फोर लिम एंड हाइंड लिम, और उनके पास होते हैं फिंगर। जनरली फोर लिम के पास 4 फिंगर होते हैं और हाइंड लिम के पास 5 फिंगर होते हैं। तो 2 पेयर ऑफ लिम इन जनरल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं 2 वाला भी आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। इट इज़ फोर लिम और हाइंड लिम। इसके पास 4 फिंगर्स होंगे और इसके पास 5 फिंगर्स होंगे, चाहे आप उनको टोज कह दो। ठीक है बेटा। तो अगर इनके पेयर्ड अपेंडेजेस की बात करें या अनपेयर्ड अपेंडेजेस की बात करें तो इनके पास फिन्स तो नहीं होते हैं, लिम्स होते हैं जो मेंट होते हैं फॉर लोकोमोशन। अब शुरू करते हैं इनके माउथ के बारे में। एम्फीबियन का माउथ जनरली लार्जर या बिगर इन साइज होता है। टीथ प्रेजेंट होते हैं दोनों जॉज में, अपर जॉ और लोअर जॉ में। उनके जो टीथ होते हैं वो बार बार टूटते रहते हैं, वो आते रहते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं पॉलीफियोडोंट। सारे एक जैसे होते हैं तो इसलिए बोलेंगे होमोडोंट। वो एजिज ऑफ सॉकेट ऑफ जॉ बोन होते हैं तो इसलिए बोलते हैं पिलियोडोंट। तो नेक्स्ट अगर इनके माउथ के बारे में बताऊं मैं आपको, माउथ इज जनरली बिगर इन साइज, both jaws, upper jaw and lower jaw have teeth। अगर टीथ को डिस्कस करें, टीथ आर पॉलीफियोडोंट, गॉड ब्लेस मी। पॉलीफियोडोंट इज क्योंकि वो बार बार टूटते रहते हैं और बार बार आते रहते हैं। दे अकर और दे ग्रो मैनी टाइम्स। सारे एक जैसे होते हैं। होमोडोंट और एजिज ऑफ द जॉ बोन पर होते हैं इसलिए प्लियोडोंट। यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा कि एक ऐसा एम्फीबियन जिसके पास एक्रोडोंट डेंटेशन होता है। जो फ्रॉग होता है बच्चों, उसके जो टीथ होते हैं वो एक्रोडोंट होते हैं। यहाँ पे मैं ये भी मेंशन कर देता हूँ कि जो फ्रॉग होता है उसके टीथ एक्रोडोंट होते हैं। फ्रॉग है एक्रोडोंट टीथ। ठीक है बेटा। तो ये हो गया उनके माउथ के बारे में और उनके टीथ के बारे में। प्लीज़ याद रखना कि एम्फीबियन के टीथ पूछे गए तो पॉलीफियोडोंट लिखेंगे, और अगर स्पेशली फ्रॉग को पूछता है तो हम एक्रोडोंट कहेंगे। ये टीथ मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ, राइट। अब पढ़ लेते हैं थोड़े रेस्पायरेटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में, गिल्स के बारे में। तो बच्चों देखो, एम्फीबियंस, कुछ एम्फीबियंस के पास गिल्स लार्वल स्टेज में होते हैं। मैं ऐसे कहूँगा, सारे एम्फीबियंस के पास एटलीस्ट लार्वल स्टेज में गिल्स तो होते हैं, पर एडल्ट में जाके वो गिल्स ख़त्म हो जाते हैं। और कुछ ऐसे भी एडल्ट होते हैं जिनके पास एक्सटर्नल गिल प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं रेस्पायरेटरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करूं, अगर मैं एम्फीबियंस के रेस्पायरेटरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करूं, तो आप याद रखेंगे कि भाई एटलीस्ट उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो गिल्स होते हैं। हाँ, एडल्ट में गिल्स वगैरह नहीं होते हैं, पर ऐसे भी कुछ एडल्ट हैं जैसे नेक्टुरस होता है, प्रोटियस होता है, जिनके पास गिल्स होते हैं, एक्सटर्नल गिल्स होते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, गिल्स आर प्रेजेंट at least during embryonic development, at least during embryonic development। अब आपको पता ही होगा हमारा जो पेपर है वो पोस्टपोन्ड हो गया, 19 जुलाई को हो गया, तो हमें ज़्यादा जल्दी नहीं है सिलेबस को पूरा करने की, तो लेट अस डू इट इन ए प्रॉपर वे। तो गिल्स आर प्रेजेंट एट लीस्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फ्यू एडल्ट लाइक नेक्टुरस, नेक्टुरस आगे आप पढ़ोगे, इसको ना वाटर डॉग भी कहते हैं, मड पेपी भी कहते हैं, एंड प्रोटियस आल्सो हैव एक्सटर्नल गिल्स। Few adult like Necturus and Proteus also have
एक्सटर्नल गिल्स। ठीक है बेटा। तो ज़्यादातर एडल्ट में क्या होता है कि भाई एडल्ट में जाके लंग्स वगैरह बन जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ फ्रॉग की, तो जो फ्रॉग का लार्वा है, टेडपोल लार्वा, उसमें गिल्स मिलेंगे, एडल्ट के पास लंग्स हो जाएंगे। पर जो प्रोटियस और नेक्टुरस होता है उनके पास गिल्स होते हैं। प्रोटियस को बोलते हैं यूरोपियन ब्लाइंड केव सैलमेंडर। प्रोटियस को बोलेंगे यूरोपियन ब्लाइंड, ये आगे पढ़ लेंगे एग्जाम्पल में, यूरोपियन ब्लाइंड केव सैलमेंडर, और नेक्टुरस हो जाएगा आपका मड पपी। ठीक है। एक और चीज़ याद रखें कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं एम्फीबियन में, वो उनका स्किन भी होता है, ब्यूकोफेरेंजियल कैविटी भी होती है, लंग्स भी होते हैं और गिल्स भी होते हैं। तो अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट करूं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आइदर आर गिल्स और स्किन और ब्यूकोफेरेंजियल कैविटी और लंग्स। अब सर आपने तो 4 रेस्पिरेटरी ऑर्गन बता दिया। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है इन 4 में से कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन कॉमन नहीं होता है एम्फीबियंस में, तो आंसर वुड बी गिल्स। स्किन, ब्यूकोफेरेंजियल कैविटी और लंग्स तो ज़्यादातर एम्फीबियंस में होते ही होते हैं। तो कुछ बुक्स में आपको लिखा मिलेगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इज स्किन, ब्यूकोफेरेंजियल कैविटी एंड लंग्स, फाइन। अच्छी किताबों में लिखा मिलेगा दैट गिल्स आर आल्सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो हम पढ़ रहे हैं कि 4 रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, पर ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं, बाकी 3 ज़्यादा कॉमन होते हैं। ठीक है बेटा। वो चाहे जहाँ भी रहे, स्किन रेस्पिरेशन हमेशा चलता रहता है क्योंकि स्किन मॉइस्ट है। स्किन रेस्पिरेशन इज ऑलवेज अकरिंग, ऑलवेज शोन। देन कंडीशनल लंग्स और ब्यूकोफेरेंजियल कैविटी। लंग्स मेनली ऐसा भी पढ़ोगे जब वो टेरिस्ट्रियल पे आ जाते हैं तो तीनों रेस्पिरेशन काम कर रहे होते हैं। वो डिटेल में जब कभी फ्रॉग वगैरह पढ़ेंगे तो तब पढ़ लेना आप। ठीक है बेटा। ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब पढ़ लेते हैं इसके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस करें पहले या सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करें? सर आप तो ज़्यादातर पहले एलिमेंट्री कैनाल ही पढ़ाते हो एनिमल्स के, तो एलिमेंट्री कैनाल पहले डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस फर्स्ट डिस्कस एलिमेंट्री कैनाल। आई होप आई एम नॉट गोइंग फास्ट। देयर वर सर्टेन स्टूडेंट्स जिनको स्पीड से थोड़ा सा इशू आ गया था, तो आई एम गोइंग वेरी स्लो, डोंट वरी। तो अगर एम्फीबियन का एलिमेंट्री कैनाल मैं बताऊं तो बेटा वेल डेवलप्ड होता है, इसमें साथ में डाइजेस्टिव ग्लैंड भी होती है। इट इज़ वेल डेवलप्ड विद डाइजेस्टिव ग्लैंड। मगर फ्रॉग के पास सलाइवरी ग्लैंड नहीं होते हैं विद डाइजेस्टिव ग्लैंड। आप ये भी याद रख लेना कि जो फ्रॉग होते हैं उनके पास सलाइवरी ग्लैंड नहीं होते हैं। तो इट्स वर्थ मेंशनिंग हियर दैट फ्रॉग do not have salivary glands. Frog do not have salivary glands. ठीक है बेटा। आगे चल के ना 3 एनिमल का कंपेरिजन पढ़ेंगे आप, अर्थवर्म, फ्रॉग और कॉकरोच का। तो पढ़ेंगे भाई जो अर्थवर्म की सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या एंजाइम बना रही है, कॉकरोच की सलाइवरी ग्लैंड क्या एंजाइम बना रही है, और फ्रॉग में तो सलाइवरी ग्लैंड होते ही नहीं है। फिर एक कैरेक्टरिस्टिक ये बनता है इनका कि इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है, इनका जो यूरिनरी सिस्टम है और इनका जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, वो तीनों आपस में एक कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं, उसको बोलते हैं क्लोका। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट, एलिमेंट्री कैनाल यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट opens in a common chamber, इसको बोलते हैं क्लोका। कोई बच्चा ना बार पूछ भी रहा था क्लोका के बारे में, शायद उसको क्या तो उसने वीडियो ढंग से नहीं देखा पिछले वाला, या कंफ्यूजन हो रहा होगा। लेट मी टेल यू अबाउट व्हाट इज क्लोका। लेट से ये यूनिब्लेडर है और ये जो डक्ट आ रहा है ये क्या है बेटा, यूनिरी डक्ट, यूरेटर। तो यूनिब्लेडर के सेक्रेशन इस डक्ट से आ रहे हैं। देन लेट्स से यहाँ पर टेस्टिस वगैरह हैं और टेस्टिस के जो सिक्रेशन है वो इस डक्ट से आ रहे हैं, और यहाँ पर उसका एलिमेंट्री कैनाल है, ये उसका एलिमेंट्री कैनाल हो गया, और एलिमेंट्री कैनाल के सिक्रेशन इस डक्ट से आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक कॉमन चैम्बर होगा
जिसमें तीनों के सिक्रेशन पोर हो जाएंगे। इस कॉमन चैम्बर को बोलते हैं क्लोका। और ये जो बाहर वाला एपरेचर हो गया, ये हो गया क्लोकल एपरेचर। तो कुछ केस में जो हम लोअर एनिमल पढ़ रहे थे, यहाँ पर ने कॉमन ये ओपनिंग ऐसी बन जाती कुछ ऐसे करके, तो हमने वहाँ पर ही वर्ड यूज़ कर लिया था कि भाई ये क्लोका है। अभी हायर एनिमल में एक चैम्बर बनेगा जिसको बोलेंगे क्लोकल चैम्बर, और उसकी जो ओपनिंग होगी डेट वुड बी क्लोकल एपरेचर। तो एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट opens outside in a common chamber which is cloaca, and cloaca opens outside via which aperture? Via cloacal aperture। तो आई गेस क्लोकल एपरेचर और क्लोका दोनों का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी स्टेटमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। क्लोका हो गया क्लियर, डाइस सिस्टम हो गया क्लियर। अब थोड़ा इनका एंडोस्केलेटन के बारे में बता देता हूँ। मैंने ना आपको फिशेस पाइशीज में ना स्कल के बारे में बताया था, और ये कहा था उनका स्कल कैसा होता है, मोनोकोंडाइलिक। और मोनोकोंडाइलिक क्यों कहते हैं वो भी मैंने बताया था। तो किसी भी बच्चों को उस चीज़ में डाउट है तो प्लीज़ पहले उसको जाके एक बार देख लेना। अब मैं बताने वाला हूँ एम्फीबियन का स्कल। एम्फीबियन और मैमल ही दो ऐसे एनिमल होते हैं जिनके पास डाइकोंडाइलिक स्कल होता है, बाकी सारे वर्टिब्रेट के पास मोनोकोंडाइलिक स्कल ही होगा। अगर स्कल की बात करें तो अगर स्कल हुआ तो स्कल कैसा होता है इनका, स्कल इज डाइकोंडाइलिक, स्कल ऑफ द एनिमल और स्कल ऑफ दीज एनिमल्स आर डाइकोंडाइलिक। डाइकोंडाइलिक का मतलब क्या होता है, इट हैज़ टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। ऑसिपिटल बोन का नाम है और कॉन्डाइल अटैचमेंट पॉइंट होते हैं, कॉन्डाइल्स। तो दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं, इसलिए बोलते हैं डाइकोंडाइलिक। मैं फिर बता दूं, एम्फीबियंस और मैमल्स ही डाइकोंडाइलिक होते हैं, बाकी एव्स, रेप्टाइल्स और फिशेस मोनोकोंडाइलिक पढ़ोगे। ठीक है बेटा। वर्टिब्रा की अगर बात करूं, इनके वर्टिब्रा प्रोसिलस होते हैं। इनके जो वर्टिब्रा हैं, एम्फीबियंस के जो वर्टिब्रा है वो जनरली, अगर मैं इन जनरल बात करूं, वर्टिब्रे इज प्रोसिलस। अब प्रोसिलस का मतलब क्या होता है, अगर आपको याद हो, फिशेज में मैंने वर्टिब्रे एम्फीसिलस बताए थे। फिशेज के अंदर मैंने जो वर्टिब्रे बताए थे वो एम्फीसिलस बताए थे। उनके दोनों के दोनों जो उनका जो सेंट्रम है, सेंट्रम इज द बॉडी ऑफ वर्टिब्रा, वो दोनों तरफ से कैसा होता था, कॉनकेव। इनके केस में एक तरफ से सेंट्रम कैसा होगा, कॉनकेव, और दूसरी तरफ से सेंट्रम कैसा होगा, कॉन्वेक्स। एक तरफ से सेंट्रम होगा कॉनकेव और दूसरी तरफ से सेंट्रम होगा, लेट्स से दिस इज कॉन्वेक्स हेयर और दिस इज कॉनकेव हेयर। करेक्ट मी इफ आई एम गोइंग रॉन्ग, नो आई एम राइट। प्रोसिलस का डेफिनेशन होता है व्हेन द सेंट्रम इज कॉनकेव फ्रॉम एंटीरियर साइड, सेंट्रम इज कॉनकेव फ्रॉम एंटीरियर साइड एंड कॉन्वेक्स फ्रॉम पोस्टीरियर साइड। तो उनका जो बॉडी ऑफ वर्टिब्रा होगा, जो सेंट्रम होगा, वो कैसा होगा बेटा, प्रोसिलस। तो वर्टिब्रा इनके अंदर प्रोसिलस होते हैं, इनका स्कल डाइकोंडाइलिक होता है। ठीक है बेटा, ये दो चीज़ याद रख लेना इनके स्कल के बारे में। फिर हम शुरू करते हैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम। लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एम्फीबियन। फिशेज के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट था, लंग फिशेज के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट हो गया था, और एम्फीबियंस के पास भी 3 चैम्बर्ड हार्ट पढ़ेंगे। तो अगर हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, ये भी याद रख लेना, यूरोकोर्डेटा के बाद सभी के पास क्लोज सर्कुलेशन हो रहा है, सभी के पास क्लोज सर्कुलेशन हो रहा है। तो अगर इनका सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करें, इफ़ वी डिस्कस अबाउट देयर सर्कुलेटरी सिस्टम, दे आर हैविंग अ 3 चैम्बर्ड हार्ट, दे आर हैविंग अ 3 चैम्बर्ड हार्ट। और चैम्बरिंग भी कैसे होती है, लेट मी टेल यू। उनके पास 2 एट्रिया होते हैं जिनको जनरली बुक में ऑरिकल वर्ड यूज़ करते हैं, 2 एट्रिया, एंड देयर इज सिंगल वेंट्रिकल, सिंगल वेंट्रिकल। एट्रिया में तो एट्रियल ब्लड आएगा, दोनों एट्रिया अलग अलग तरह का ब्लड रिसीव करते हैं, पर वेंट्रिकल में ब्लड मिक्सिंग हो जाता है, इसलिए हार्ट को बोलते हैं आर्टियोवीनस हार्ट। एट्रिया में कैसे आएगा, आर्टरीज वाला ब्लड, आर्टरियोवीनस हार्ट।
उनके अंदर बताया था कंप्लीटली वीनस हार्ट। कुछ ऐसा होगा, अगर मैं एक रफ सा डायग्राम बना के दिखाऊं आपको, लेट्स से दिस इज वन चैम्बर विच इज़ वन एट्रियम, दैट इज अदर एट्रियम, और ये दोनों कंबाइन होके ओपन होते इन ए कॉमन चैम्बर एंड दैट इज लेट्स से वेंट्रिकल हेयर। तो लेट्स से जो राइट एट्रियम में इसके पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया, लेफ्ट एट्रियम के पास ऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया, और ये दोनों ब्लड कहाँ चले जाते हैं, यहाँ पे जाके मिक्स हो जाते हैं। तो इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। उनके पास जैसे सिंगल सर्कुलेशन बताया था, इसमें दो अलग अलग तरह का ब्लड तो आ रहा है पर वो मिक्स हो रहा है, तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। तो 8 आर्टरियो, ये दोनों आर्टरीज हैं। राइट एट्रियम कहाँ से लाएगा, दिस इज इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा का मिक्स, राइट। इधर कहाँ से आएगा, पल्मोनरी आर्टरी से। तो आर्टरियो venous heart, right? What kind of circulation they shows? They shows incomplete double circulation। ठीक है बेटा, ये तो हो गया इनके हार्ट के बारे में। एडिशनल चैम्बर्स का क्या केस होता है सर इनमें? एडिशनल चैम्बर्स आर डेवलप्ड। एडिशनल चैम्बर कौन कौन से बताए थे? साइनस वेनोसस एंड ट्रंकस आर्टियोसस या कोनस आर्टियोसस, सेम ही नाम थे। ट्रंकस आर्टियोसस आर प्रेजेंट। ठीक है बेटा। फिर अगर इनकी आरबीसी की बात करें, जो आरबीसी होती है एम्फीबियन में, वो होती है बेटा बाइकन्वेक्स, वो होती है ओवल, और वो होती है न्यूक्लिएटेड। इनकी जो आरबीसी है डेट इज बाइकन्वेक्स, ओवल एंड न्यूक्लिएटेड। एनिमल किंगडम में जब साइज ऑफ आरबीसी की बात करते हैं तो हमारा जो आरबीसी का साइज होता है वो 7 माइक्रोन्स के करीब होता है। इनका जो आरबीसी है वो लार्जेस्ट इन द साइज होता है। इनमें एक एनिमल पढ़ेंगे एम्फीयूमा, आगे चल के इसके बारे में मैं मेंशन कर दूंगा, अभी ये लिख देता हूँ। एम्फीयूमा इट हैव लार्जेस्ट आरबीसी इन वर्टिब्रेट, लार्जेस्ट आरबीसी इन साइज। ठीक है बेटा। तो इनकी जो आरबीसीज होती हैं वो बाइकन्वेक्स होती हैं, ओवल होती है, न्यूक्लिएटेड होती हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कोंगो ईल या एम्फीयूमा जो होता है, कोंगो ईल ये एम्फीयूमा जो होता है उसके पास लार्जेस्ट आरबीसी इन साइज है। पोर्टल सिस्टम की बात करें तो रेनल पोर्टल सिस्टम और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम दोनों ही वेल डेवलप्ड होते हैं। रेनल एंड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, renal and hepatic portal system are well developed। ठीक है बेटा। तो ये हो गया इनके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। इज दैट क्लियर? अब बाकी थोड़े से और फीचर्स बचे हैं जनरल, उसमें एक्सक्रीशन बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर इनका सेंसी सिस्टम बता दूंगा और रिप्रोडक्शन बता दूंगा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर वहीं ख़त्म हो जाएंगे। अगर मैं इनके एक्सक्रीशन की बात करूँ तो प्लीज़ कोई है जो मुझे बता सकता है किस टाइप की किडनीज़ होंगी एम्फीबियंस में? वैसे तो ये बात मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ, इनके पास जो किडनीज़ होती है वो मीजोनेफ्रिक होती है। इनके पास जो किडनीज़ होती हैं, किडनीज़ ऑफ एम्फीबियंस आर व्हाट टाइप? अभी लेक्चर के शुरू में भी बताया मैंने, राइट, आर मीजोनेफ्रिक। अब कुछ एम्फीबियंस में, नाउ दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ लिसन टू दैट केयरफुली। जो सिसेलियन होते हैं, मैं स्पेसिफिक बता देता हूँ, सिसेलियन में जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो एक्सटेंड कर जाते हैं पोस्टीरियर साइड तक, सिलोम से होते हुए उनके जो किडनी के ट्यूब्यूल्स है वो पोस्टीरियर साइड तक जाते हैं। ऐसी मीजोनेफ्रिक किडनी जिसके ट्यूब्यूल पोस्टीरियरली एक्सटेंड करते हो उसको बोलते हैं ऑफिस्थोनेफ्रिक किडनी। तो और लगा के ऑफिस्थोनेफ्रिक भी लिख देते हैं और साथ में डेफिनेशन भी लिख देते हैं व्हाट इज ऑफिस्थोनेफ्रिक। तो आई विल राइट कि भाई इन सिसेलियन ट्यूब्यूल्स एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली वाया सिलोम। तो जिस मीजोनेफ्रिक किडनी में लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होते हैं उसको ऑफिस्थोनेफ्रिक कहते हैं। तो किडनी मीजोनेफ्रिक होगी या ऑफिस्थोनेफ्रिक होगी। अगर यूनिब्लेडर का किस्सा पढ़े तो हाँ भाई, फ्रॉग के पास यूनिब्लेडर भी होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट एक्सक्रीशन में, फ्रॉग हैज़ आ यूनिब्लेडर, एन यूनिब्लेडर। अगर हम वोवल्स का थोड़ा ख्याल रखें तो फ्रॉग हैज़ अ
यूनिब्लेडर, ठीक है। एन थोड़ा और लगता है इसलिए आ लिख देते हैं वहाँ पे। अब लिखते हैं मोड ऑफ एक्सक्रीशन के बारे में। आपके पास जो टेल्ड एम्फीबियन होते हैं और जो लार्वा होता है, जैसे टेडपोल लार्वा, उनका जो मोड ऑफ एक्सक्रीशन होता है वो अमोनोटैलिक होता है। लार्वा एंड टेल एम्फीबियन, टेल एम्फीबियन कौन से होंगे? जो यूरोडेला में आएंगे। एम्फीबियन जैसे सैलामेंडर, सैलामेंड्रा भी लिखते हैं इसको। ये कैसे होते हैं बच्चों? ये अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि पानी में ही रहते हैं ज़्यादातर। एम्फीबियन मैराइन वाटर में नहीं मिलते हैं, आप ये भी याद रख लेना। एम्फीबियन फ्रेश वाटर में ही मिलेंगे, ठीक है। दे आर नॉट फाउंड इन सी वाटर, तो दे आर अमोनोटैलिक। एडल्ट की बात करें, फ्रॉग एंड टोड, ये जो एम्फीबियंस होते हैं बेटा ये यूरियोटैलिक होते हैं। फ्रॉग एंड टोड आर यूरियोटैलिक। सर आप हमें प्लीज़ ये भी बता दो कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एम्फीबियंस मेनली क्या होते हैं, तो हमें क्या आंसर करना है? आपको आंसर करना है यूरियोटैलिक, क्योंकि वो एडल्ट के बारे में पूछ रहा होता है इस टाइम। तो आप आंसर जब करेंगे, यू हैव टू आंसर एम्फीबियंस आर मोस्टली यूरियोटैलिक। व्हाट यू हैव टू आंसर? दैट एम्फीबियंस आर मोस्टली यूरियोटैलिक, ठीक है बेटा। ये हो गया उनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। अब पढ़ लेते हैं उनके सेंसरी ऑर्गन के बारे में कि आइज़ के पास आई लिड होती है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड होती है, ईयर इंटरनल और मिडिल ईयर आ गया, मिडिल ईयर की बोन पढ़ा दूंगा, फिर कवरिंग पढ़ा दूंगा। ये कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट है। टिम्पैनम के बारे में डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। शायद टिम्पैनम अभी तक हमने एनिमल किंगडम में नहीं पढ़ा है, तो टिम्पैनम को एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, और उनके सेंसरी ऑर्गन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर सेंसरी ऑर्गन की बात करें बच्चों, सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं टेट्रापोड में, जैसे हमने डिस्कशन किया था। इनकी जो आइज़ होती है, दे आर विद आईलिड, आइज़ आर विद आईलिड। और फ्रॉग का तो एक कंसेप्ट ये भी याद रख लेना कि एकदम आपके अपोजिट होता है। आपकी कौन सी आईलिड मूवेबल है? आपकी अपर आईलिड मूवेबल है या लोअर आईलिड मूवेबल है? आपकी अपर मूवेबल है, उसमें एकदम अपोजिट हो जाएगा। तो आइज़ आर विद आईलिड, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इज वेल डेवलप्ड। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जिसको हमने क्या वर्ड यूज़ किया था? थर्ड आईलिड, राइट? इट इज़ वेल डेवलप्ड। अब ईयर का जो कंसेप्ट पढ़ेंगे बच्चों वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो नॉस्ट्रिल में बता दिया था इंटरनल ईयर लंग फिशेस से डेवलप होने शुरू हो गए थे। तो अगर ईयर स्किन के बारे में बात करें, ईयर वुड बी डेवलप्ड इनटू, जो ईयर होता है उसमें मिडिल ईयर होता है और इंटरनल ईयर होता है। एक्सटर्नल ईयर is absent, they have middle ear and internal ear। अब मिडिल ईयर का जो कवरिंग होता है, जो एक्सटर्नली विजिबल होता है, मिडिल ईयर का जो कवरिंग होगा डेट वुड बी विजिबल एक्सटर्नली, और इस कवरिंग को बोलते हैं बेटा टिम्पैनम। टिम्पैनिक कैविटी आपने पढ़ा हुआ है, तो पढ़ लेते थोड़ा बहुत 10th क्लास में। is outer covering of middle ear। टिम्पैनम इज आउटर कवरिंग ऑफ मिडिल ईयर। पहले तो एक ही याद रख लेना। वैसे टिम्पैनम ना टिम्पैनिक कैविटी की कवरिंग होती है। टिम्पैनिक कैविटी की कवरिंग होती है। तो टिम्पैनम कवर द मिडिल ईयर, एक्सटर्नल ईयर जो है वो एब्सेंट होता है। अब मिडिल ईयर में, जैसे हमारे मिडिल ईयर में 3 बोन होती है, अगर आपको याद हो, मेलस, इनकस एंड स्ट्रेपस। इनके पास मिडिल ईयर में एक बोन होती है, उसका नाम होता है कोलुमेला ऑरिस। मिडिल ईयर हैव ए सिंगल बोन, मिडिल ईयर हैव अ सिंगल बोन, और उसका नाम है कोलुमेला ऑरिस, ठीक है बच्चों। इंटरनल ईयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होगी। इंटरनल ईयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होगी हर एक इंटरनल ईयर में। तो प्लीज़ ये टिम्पैनम वाला केस याद रखना। टिम्पैनम इज़ द कवरिंग ऑफ मिडिल ईयर, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, और मिडिल ईयर में एक बोन भी होती है एम्फीबियन में, उस बोन का नाम होता है कोलुमेला ऑरिस, ठीक है बेटा। अब डिस्कस कर लेते हैं इनके क्रेनियल नर्व के बारे में। तो जैसे ये एमनियोट्स होते हैं, तो इनके पास 10 क्रेनियल का नर्व होंगी। दे आर एमनियोट्स, हैंस 10 cranial nerve,
ठीक है, एमनियन वगैरह नहीं होगा, ये बता दिया मैंने। फिर इनका रिप्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, द लास्ट पार्ट। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो बच्चे मैंने बताया था ये ना ज़्यादा देर पानी से दूर नहीं रह सकते और ये अपने एग को पानी में ले करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन होगा इनका एक्स्ट्रा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कोई फन नहीं बताने में, सेक्स से सेपरेट होते हैं, नो फन इन टेलिंग। फर्टिलाइजेशन, दिस वुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है मैं बाद में ही आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा। फर्टिलाइजेशन होता है बेटा इनके अंदर एक्सटर्नल, इन जनरल ज़्यादातर एम्फीबियन में फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल। अगर आपसे फर्टिलाइजेशन इन एम्फीबियन पूछा जाए तो आप एक्सटर्नल बोलेंगे, मगर कुछ ऐसे एम्फीबियन भी बताऊंगा जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, कुछ ऐसे एम्फीबियन भी बताऊंगा जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। पहला एग्जांपल होता है सैलेमेंडर और दूसरा एग्जांपल होता है इक्थियोफिस। इन ये स्टार लगा के लिख लेंगे, और कैसे होता है ये भी मैं बताऊंगा आगे आगे जब पढ़ेंगे। इन सैलेमेंडर, इन सैलामेंड्रा, सैलामेंड्रा और सैलामेंडर एक ही होता है, ठीक है। इन सैलामेंड्रा एंड इक्थियोफिस फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, तो जनरली फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ये आपको याद हो गया। ज़्यादातर एम्फीबियन एग लेइंग होते तो ओवी पैरस होते हैं, मगर जो सैलीमेंड्रा आप पढ़ोगे यहाँ पे ये वी पैरस होगा। दे आर मोस्टली ओवी पैरस, मोस्टली ओवी पैरस। However, Salamandra is viviparous. However, Salamandra is viviparous. ठीक है बच्चों, तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होता है। इसमें डेवलपमेंट इनके पास इनडायरेक्ट होता है, यूजुअली इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इज यूजुअली इनडायरेक्ट। और दो आप अच्छे अच्छे लावा का नाम याद रख लेना। एक लावा होता है टेडपोल लावा, जो फ्रॉग टोड का पढ़ोगे आप, टेडपोल लावा। और दूसरा लावा पढ़ोगे सैलामेंडर का, इसको बोल देंगे एक्सोलॉट लार्वा। सैलामेंडर में होता है बेटा एक्सोलॉट, एल साइलेंट है बाद वाला, लार्वा। तो टेडपोल लार्वा एंड एक्सोलॉट लार्वा, दीज आर टू लार्वास विच आर मेनली सीन इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्फीबियन। लार्वा के अंदर लार्वा एक्वेटिक होते हैं, तो आ वेरी कॉमन लेटरल लाइन ऑफ सेंसी सिस्टम इज फाउंड। तो लेटरल लाइन ऑफ सेंसी सिस्टम इज सीन ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, ये हो गए जनरल फीचर्स ऑफ एम्फीबिया के बारे में। अब एम्फीबियंस के ना 3 अलग अलग ऑर्डर पढ़ेंगे। पहला जो ऑर्डर पढ़ेंगे उसमें होगा आपका कि एम्फीबिया को हमने क्लासीफाई कर दिया कि भाई उनके पास लिम्स होते हैं या नहीं होते हैं। तो पहले एक ऑर्डर में लिम्बलेस एम्फीबियन पढ़ लेंगे, दूसरे ऑर्डर में पढ़ेंगे लिम्बलेस एम्फीबियन को हम पढ़ लेंगे एपोडा, जिम्नोफियोना और सिसिलियन। दूसरा जो ऑर्डर पढ़ेंगे उसमें ऐसे एम्फीबियन पढ़ेंगे जिनके पास टेल्स है, कॉर्डेटा और लेट्स से यूरोडेला, यूरोकॉर्डा वर्ड भी बता रखा है, सैलामेंडर वाले सारे उसी में आ जाएंगे। फिर तीसरे ऐसे पढ़ेंगे जिनके पास टेल नहीं होती है, फ्रॉग टॉड वाला जो होगा डैट वुड बी यूअर एन्यूरा। और अलग अलग तरह की फ्रॉग में बताऊंगा, फ्रॉग और टेड में जो डिफरेंस होता है वो बता दूंगा, कुछ क्लासिकल एग्जाम्पल बता दूंगा, सूरिनाम टोड एंड ऑल। सबसे पॉइजनस, सबसे छोटा, वो सब पढ़ते जाएंगे, वो होगा अगले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में इतना ही, द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एम्फीबियंस। आप इस लेक्चर को देखें, नोट्स बनाएं, एनसीईआरटी को पढ़ें, और कोई डाउट हो तो डू आस्क मी। This is all for today. I wish you a very good luck for your studies. If you like the lecture, please hit the like button. कुछ बच्चे हैं जो शरारत भी कर रहे हैं, प्लीज़ वो ना करें। अगर डाउट आते तो मुझसे पूछो प्लीज़, आई एम हियर टू टीच यू, ठीक है। और बाकी तो लोगों की मर्जी, व्हाट कैन आई डू। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स, विश यू अ वेरी गुड लक, गुड बाय।